गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीईपी फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है मित्रों। हमने कल पढ़ा था राजस्थान के इतिहास के क्रम में। हमने कल अजमेर के चौहान वंशों को जाना था और आज अपन उसी क्रम में चौहान वंशों को कल पूरा नहीं पढ़ पाया था। हमने चौहानों में चौहान वंश की स्थापना पढ़ी थी, सांबर झील का निर्माता कौन था, उसके बाद अजयराज को पढ़ा था, अर्णोराज को पढ़ा था और उसके बाद विग्रहराज को पढ़ा था और विग्रहराज अपना कंप्लीट हो चुका था। और आज हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान थर्ड को। किसे पढ़ेंगे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अजमेर का शासक हुआ था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इनके पिता का नाम सोमेश्वर था, और इनकी माता का नाम था कर्पूरी देवी। माता का नाम क्या था? कर्पूरी देवी। जब पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके थे, इनकी आयु जब 11 वर्ष थी तो उसी समय इनके पिता सोमेश्वर जी का देहांत हो गया था और इनको राजगद्दी संभाला दी गई थी। 11 वर्ष की आयु में ही इनका राज्याभिषेक किया गया। 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज चौहान थर्ड का क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ। तो इसकी संरक्षिका किसे बनाया गया? इनकी संरक्षिका इनकी माँ कपूरी देवी को बनवाया गया। संरक्षिका कपूरी देवी को बनाया गया। संरक्षिका कपूरी देवी माता बन गई। पिता की मृत्यु हो गई। 11 वर्ष की इनकी आयु थी। इनकी माता ने मिलकर क्या किया कि दिग्विजय की नीति अपनाई। दिग्विजय की नीति अपनाई। दिग्विजय की नीति अपनाई। दिग्विजय की नीति क्या होती है कि अपने आस पड़ोस में जो भी हैं उनको पराजित करो और उन्हें अधीनता स्वीकार कराओ। दिग्विजय की नीति इन्होंने अपनाई। तो दिग्विजय की नीति के अंतर्गत इन्होंने क्या किया? 1182 में महोबा के युद्ध में 1182 में महोबा के युद्ध में परमर्दी देव चंदेल को पराजित किया। चंदेल को पराजित किया। चचेरे भाई नागार्जुन को पराजित किया। चचेरे भाई नागार्जुन को पराजित किया। चचेरे भाई नागार्जुन को पराजित किया। 1182 में महोबा के युद्ध में परमर्दी देव चंदेल को पराजित किया। और गुजरात का एक शासक था, गुजरात का शासक था जिसका नाम था भीम सेकिंड। गुजरात के शासक भीम सेकिंड को पराजित किया। गुजरात के शासक भीम सेकिंड को पराजित किया। और कन्नौज, एक कहानी और देखो, यहां तक कि ही इनकी बात खत्म नहीं होती। आगे क्या होता है कि एक कन्नौज का शासक था जयचंद गहड़वाल। कन्नौज का शासक कौन था? जयचंद गहड़वाल। कन्नौज का शासक जयचंद गहड़वाल था, जिसकी पुत्री का नाम था संयोगिता। पुत्री का नाम क्या था? संयोगिता था। संयोगिता। कन्नौज का एक शासक हुआ था जिसका नाम जयचंद गहड़वाल था, जिसकी पुत्री का नाम संयोगिता था। तो पृथ्वीराज क्या करते हैं कि इस संयोगिता का स्वयंवर हो रहा था, स्वयंवर से इसको उठा के लेके आ गए। तो जयचंद गहड़वाल का अपमान हुआ, अतः इनके बीच में युद्ध होना था। अब मैं कहानी बता देता हूं कि इन्होंने जयचंद गहड़वाल की पुत्री संयोगिता को क्यों उठाया। पहले आप ये सब नोट कर लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में मैं बताता हूं क्या कहानी थी, क्यों स्वयंवर से उठाया गया, ये सब चीजें अभी डिटेल से बता दूंगा। 1178 में शासक बना था ये। 1178 में शासक बना था। कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जब शासक बने थे, इनकी आयु 11 वर्ष की थी। तो इनकी माता का नाम कपूरी देवी था, जो इनकी संरक्षिका बनी। इनके पिता का नाम सोमेश्वर था। राज्याभिषेक कर दिया गया। इन्होंने दिग्विजय की नीति अपनाई। दिग्विजय की नीति का मतलब होता है अड़ोसी पड़ोसी को पराजित करो, अधीनता स्वीकार कराओ। तो दिग्विजय की नीति के अंतर्गत इन्होंने 1182 के युद्ध में, महोबा का जो युद्ध हुआ था, उसमें परमर्दी देव चंदेल को पराजित किया। चचेरा भाई था इनका नागार्जुन, उसको पराजित करते हैं।
गुजरात का शासक था भीम सेकंड, उसको पराजित किया। और जयचंद गढ़वाल कन्नौज का शासक था जयचंद गढ़वाल, जिसकी पुत्री थी संयोगिता, जिसको स्वयंवर से उठा ले गए। और भारत में पहले से ही खतरे के बादल मंडरा रहे थे, क्योंकि मोहम्मद गोरी आ चुका था और उसका मूल उद्देश्य क्या था कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। अब देखिए यहाँ तक का आप नोट कर लीजिए, इसके अच्छे से नोट्स बना लीजिए। अब कहानी बताता हूं मैं, संयोगिता कौन थी, स्वयंवर से क्यों उठा के लाया, ये सब चीजें अब आपको बताई जाएगी। संयोगिता 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 का पिता का नाम क्या था? जयचंद गढ़वाल, कन्नौज का ये शासक था। कन्नौज पड़ता है यूपी में। कन्नौज का शासक था जयचंद गढ़वाल, जिसकी पुत्री का नाम संयोगिता था। और इधर अजमेर का शासक कौन था? अजमेर का शासक था पृथ्वीराज चौहान थर्ड। P3 से काम चल जाएगा। अब ये क्या हुआ कि इस गढ़वाल को पृथ्वीराज चौहान का शासन कहाँ तक चल रहा था, इसका साम्राज्य का विस्तार हो चुका था दिल्ली तक। कहाँ तक? दिल्ली तक। अजमेर से लेकर दिल्ली तक इसका क्या था? साम्राज्य फैला हुआ था। तो इसको क्या थी? ईर्ष्या थी पृथ्वीराज चौहान थर्ड से। तो इसने क्या किया कि सभी राजाओं को, सभी राजकुमारों को अपनी पुत्री के स्वयंवर में निमंत्रण किया था, सबको निमंत्रित किया था, सबको बुलाया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान थर्ड को इसने इनवाइट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इससे जलता था। जबकि संयोगिता थी, वो किससे प्रेम करती थी? संयोगिता प्रेम करती थी पृथ्वीराज से। स्वयंवर में उसने उसका खूब इंतजार किया, उनको नहीं दिखा। और इसके साथ में जयचंद गढ़वाल ने एक खोड़ क्या कर दी, इसने एक ये और कर दिया कि जो स्वयंवर का मुख्य द्वार था, स्वयंवर का जो मुख्य द्वार था उस पर एक प्रतिमा बनवा कर लगवा दी। स्वयंवर के मुख्य द्वार पर हाथ जोड़े हुए एक प्रतिमा किसकी लगवा दी? पृथ्वीराज चौहान थर्ड की। संयोगिता एक एक करके सभी राजकुमारों के पास जाती है, सबको रिजेक्ट कर देती है, और अंत में जो प्रतिमा होती है इसकी, पृथ्वीराज चौहान थर्ड की प्रतिमा को ही स्वयंवर की माला पहना देती है। इतने में पृथ्वीराज चौहान थर्ड आ जाते हैं और उसको उठा के चल देते हैं। ये कहानी है इसकी। अब आगे की बात देखिए। स्वयंवर से उठा ले गया। आगे की कहानी है, पृथ्वीराज चौहान थर्ड दिल्ली से लेकर अजमेर तक साम्राज्य किसका फैला हुआ है? पृथ्वीराज का, पृथ्वीराज थर्ड का। अब मोहम्मद गोरी भारत में प्रथम बार कब आया था, उसने प्रथम उसकी पराजय कब हुई थी, ये प्रश्न बनता है। तो देखिए यहां था आबू क्षेत्र था, जिसे अहिलवाड़ा भी कहते थे। आबू क्षेत्र था जिसे अहिलवाड़ा भी कहते हैं। और यहाँ का शासक था मूलराज सेकंड। शासक कौन था? मूलराज द्वितीय। इसकी संरक्षिका थी, इस मूलराज सेकंड की संरक्षिका थी इसकी माँ का नाम क्या था? नायिका देवी। माँ का नाम था नायिका देवी। अब मोहम्मद गोरी प्रथम बार भारत में आता है, यहां से गोरी भारत में प्रथम बार आया। गोरी प्रथम बार आया कब आया? 1178 में। कहां पे आके आक्रमण करता है? इस आबू या अहिलवाड़ा पर। यहाँ का शासक था मूलराज द्वितीय, जिसकी संरक्षिका थी उसकी मां नायिका देवी। अब ये यहाँ पर आक्रमण करता है, तो ये आबू या अहिलवाड़ा के युद्ध में मूलराज सेकंड जीत जाता है और मोहम्मद गोरी हार जाता है। ये गोरी की भारत में प्रथम पराजय थी।
प्रथम पराजय थी, गौरी की भारत में प्रथम पराजय थी। कब हुई थी? 1178 में हुई थी, आबू या अहिलवाड़ा के युद्ध में हुई थी। मूलराज सेकंड जीत गए थे और मोहम्मद गौरी हार गए थे। तो ये गौरी की भारत में प्रथम पराजय मानी जाती है। गौरी दोबारा कहाँ से आता है? अजमेर से आता है। गौरी दोबारा आया, गौरी दोबारा आया कहाँ से? पृथ्वीराज चौहान थर्ड से युद्ध करने। तो यहां तक का राइट डाउन नोट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे की बात देखिए। अब गौरी प्रथम बार आ गया। अजमेर का शासक कौन है? पृथ्वीराज चौहान थर्ड, जिसका साम्राज्य कहां तक फैला हुआ है? दिल्ली तक। और गौरी की प्रथम पराजय कहां हुई? आबू या अहिलवाड़ा के युद्ध में 1178 में मूलराज सेकंड के विरुद्ध लड़ते हुए गौरी प्रथम बार पराजित हुआ था। अब बात आती है 1191 की। 1191 की बात, पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गौरी आमने सामने। कब? ये मैदान था त्राइन का प्रथम युद्ध। त्राइन का प्रथम युद्ध। मैदान कहाँ पड़ता है? मैदान पड़ता है हरियाणा में। 1191 की बात, पृथ्वीराज चौहान थर्ड और मोहम्मद गौरी आमने सामने। मैदान पड़ता है त्राइन का, और पड़ता कहाँ पे? ये हरियाणा में। आया तो था मोहम्मद गौरी जीतने, आया तो था मोहम्मद गौरी जीतने, लेकिन मोहम्मद गौरी हार गया और पृथ्वीराज चौहान थर्ड जीत गया। अब गौरी आया तो जीतने था, लेकिन गौरी क्या हो गया? हार गया। तो अपनी हार को सहन नहीं कर पाया। 1 साल तक नहाया न धोया, खाया नहीं पिया, और क्या करता रहा? युद्ध की क्या करता रहा? प्लानिंग करता रहा। और 1192 की बात, 1192 की बात, वही पृथ्वीराज चौहान थर्ड, पृथ्वीराज चौहान थर्ड और गौरी आमने सामने। पृथ्वीराज चौहान थर्ड, मोहम्मद गौरी आमने सामने। मैदान पड़ता है त्राइन का। त्राइन का दूसरा युद्ध था। मैदान वही कहां पड़ा? हरियाणा में। अब जब मोहम्मद गौरी 1191 में आता है तो त्राइन का प्रथम युद्ध होता है। किस किस के बीच होता है? मोहम्मद गौरी के और पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बीच में। ये मैदान पड़ता है हरियाणा में। आया तो था मोहम्मद गौरी जीतने, लेकिन मोहम्मद गौरी जी हार गए। हार गए तो अपनी हार को सहन नहीं कर पाए। 1 साल तक नहाया नहीं, धोया नहीं, खाया नहीं, पिया नहीं, और हमेशा युद्ध के बारे में सोचता रहा कि मैं इस पृथ्वीराज चौहान थर्ड को हरा के मानूंगा। तो 1192 में अपनी पूरी युद्ध की तैयारियों के साथ दोबारा आक्रमण करता है पृथ्वीराज चौहान थर्ड पर। वही त्राइन का द्वितीय युद्ध कहलाया। और अब की बार क्या हुआ कि गौरी जीत गया, मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान थर्ड हार गया। हार गया तो इसको बनाया बंदी, बंदी बनाकर इसको करता है अंधा, अंधा करके इसको ले गया गजनी, जहां पर इसकी क्या है? समाधि है। किसकी? पृथ्वीराज की। गजनी ले गया, समाधि है। गजनी कहां पर पड़ता है? गजनी पड़ता है अफगानिस्तान में। गजनी पड़ता है अफगानिस्तान में। गजनी पड़ता है अफगानिस्तान में, जहां पर इसकी समाधि है। तथा 1192 से 1194 तक अजमेर का कार्यभार किसको सौंपता है? गोविंदराज को। गोविंदराज को सौंपा, गोविंदराज को सौंपा। गोविंदराज कौन था? इस पृथ्वीराज का बेटा ही था। तो देखिए, एक बार रिवीजन कर लो इसका। 1191 में पृथ्वीराज चौहान थर्ड और मोहम्मद गौरी आमने सामने। आया तो था मोहम्मद गौरी जीतने, लेकिन मोहम्मद गौरी हार गया। युद्ध कहलाया त्राइन का प्रथम युद्ध। मैदान पड़ता है हरियाणा में। गौरी ने दोबारा आक्रमण किया 1192 में। वही त्राइन का युद्ध हुआ द्वितीय। मैदान पड़ता है हरियाणा में। अब की बार मोहम्मद गौरी जीत गया, पृथ्वीराज चौहान थर्ड हार गया। हार गया तो इसको बनाया बंदी, बंदी बनाकर इसको किया अंधा, अंधा करके इसको ले गया गजनी। गजनी में क्या है? इसकी समाधि है, जो कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में। 1192 से 1194 तक 2 साल, 1192 से 1194 तक अजमेर का कार्यभार किसको सौंपा? गोविंदराज को। और गोविंदराज कौन था? इस पृथ्वीराज का बेटा ही था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब 94 तक कार्यभार किसको सौंप देता है?
पृथ्वीराज चौहान के बेटे को, जिसका नाम था गोविंदराज। और 2 साल इसको सौंप के कहता है कि भाई तू अब यहाँ से कहीं दूसरी जगह चला जा, तूने अच्छा शासन किया, तुझे धन्यवाद। और उसके बाद में 1194 के बाद 1194 के बाद कार्यभार किसको सौंपा? मोहम्मद गौरी ने कार्यभार सौंपा कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुतुबुद्दीन ऐबक को कार्यभार सौंपा और 94 के बाद उसको यहाँ से भगा देता है। अब बात आती है आगे की, 94 के बाद उसको भगा देता है। अब देखिए 94 में कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ आ जाता है और अब क्या होता है कि इसने पृथ्वीराज चौहान थर्ड की कुछ उपलब्धियां हैं। पृथ्वीराज थर्ड ने अजमेर में कला एवं साहित्य विभाग की स्थापना की। अजमेर में कला एवं साहित्य विभाग की स्थापना किसने की? पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने। तथा इसका अध्यक्ष किसे बनाते हैं? इसका अध्यक्ष बनाया पद्मनाभ को। अजमेर में कला एवं साहित्य विभाग की स्थापना किसने की? ये की पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने और इसका अध्यक्ष बनाया पद्मनाभ को। पृथ्वीराज चौहान थर्ड के दरबार में कुछ विद्वान रहते थे जिनमें से एक का नाम था नागी शंकर, दूसरे का नाम था जनार्दन, तीसरा था पृथ्वीराज विजय का लेखक था जयानक भट्ट। इसके ग्रंथ का नाम था पृथ्वीराज विजय। इस ग्रंथ का नाम सुनकर ऐसा लगता है कि इसमें त्रैन के युद्धों का वर्णन होगा, लेकिन इसमें त्रैन के युद्ध का वर्णन नहीं था। त्रैन के युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में था? वो था चंद्रवरदाई का ग्रंथ था। चंद्रवरदाई का ग्रंथ था जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। त्रैन के युद्ध का वर्णन किसमें है? पृथ्वीराज रासो में है। त्रैन के युद्धों का वर्णन पृथ्वीराज विजय में नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, लेकिन विजय को देख के हम सोचते हैं कि त्रैन के युद्धों का वर्णन किसमें होगा? इसमें है, लेकिन त्रैन के युद्धों का वर्णन है चंद्रवरदाई के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में। इस पृथ्वीराज में एक अनोखी कला थी, ये शब्दभेदी बाण चलाना जानते थे। शब्दभेदी बाणों का अर्थ होता है कि सामने से कोई आवाज आ रही है, आप आंख बंद करके वहां पे उसके केवल आवाज को सुन के तीर चला सकते हो। तो जब ये इसको गजनी में ले गया था, अफगानिस्तान में ले गया गोरी, तो वहां पे क्या होता है घटना में बताऊं। ये चंद्रवरदाई जी वहां चले जाते हैं, गोरी को बोलते हैं कि साहब इनमें एक अलग ही खूबी है। तो वो बोलते हैं किसमें है भाई खूबी? तो बोलते हैं पृथ्वीराज जी में एक अलग खूबी है कि क्या है कि ये शब्दभेदी बाण चलाना जानते हैं, आप इनसे शब्दभेदी बाण चलाना सीख लीजिए। तो जब ये एक सभा का आयोजन करते हैं एक मैदान में, और वहाँ पे इनके बाणों को देखने के लिए एक आयोजन करते हैं, तो चंद्रवरदाई भी वहाँ मौजूद रहते हैं। चंद्रवरदाई जी कहते हैं उस समय पृथ्वीराज को कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, तहां पर बैठा है सुल्तान मत चूके चौहान। यानी कि 4 बांस, अलग से लिख देता हूं इस लाइन को, इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, तहां पर बैठा है सुल्तान मत चूके चौहान। उक्ति किसकी है? उक्ति चंद्रवरदाई की है। कौन से ग्रंथ में है? पृथ्वीराज रासो में है। 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, अंगुल अष्ट
परमाण, तहान पर बैठा, तहान पर बैठा है सुल्तान, मत चूके चौहान। इसमें से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, तहां पर बैठा है सुल्तान, मत चूके चौहान। ये उक्ति किसकी है? उक्ति है ये चंद्रवरदाई की। किस ग्रंथ में है? पृथ्वीराज रासो में। इसमें चौहान किसे कहा गया है? चौहान इसमें पृथ्वीराज को कहा गया है। पृथ्वीराज के लिए आई है युक्ति, पृथ्वीराज थर्ड को इसमें चौहान कहा गया है। इसमें सुल्तान किसे कहा गया है? सुल्तान इसमें मोहम्मद गोरी को कहा गया है, गोरी को सुल्तान कहा गया है। इसका अर्थ था कि जब उसकी आंखें बंद करके उससे बाण चलवा रहे थे वहां पर मैदान में, तो चंद्रवरदाई इशारा करते हैं पृथ्वीराज चौहान थर्ड की तरफ कि 4 बांस, 4 तो बांस 24 गज और 8 अंगुलियां, वहां पे सुल्तान बैठा है, चूके मत, तुरंत बाण इसी पे चला दे। तो ऐसा करते ही वो तीर सीधा गोरी पे छोड़ते हैं, गोरी की भी मृत्यु हो जाती है और पृथ्वीराज को भी मार दिया जाता है। इसी के साथ आपके अजमेर का इतिहास समाप्त होता है। इसी क्रम में हम अब आगे लेके आएंगे आपके लिए रणथंभौर का इतिहास। तो पढ़ते रहिए दोस्तों, चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे नोट्स बनाने की आप कोशिश कीजिए। हम आपके लिए ऐसे नए नए वीडियोस लाते रहेंगे और आपको पूरी ढंग से तैयारी करवाएंगे यूट्यूब पर, वो भी बिल्कुल फ्री में। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान, जय जय राजस्थान।